भैया बहनों, कक्षा द्वादश गणित में हम सभी पिछले अभ्यास में आव्यूह के बारे में चर्चा कर रहे थे। आव्यूह के कॉमन भूमिका के बारे में, सामान्य भूमिका के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। हम सभी आज आव्यूह के जनरल फॉर्म के बारे में ध्यान करेंगे कि मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म। आपको बताया गया है कि स्क्वायर ब्रैकेट के प्रयोग के द्वारा आव्यूह को लिखा जाता है। और आव्यूह में आपको मैंने बताया था, जो पृथ्वी के समांतर लाइनें होती हैं उनको हम पंक्ति, और पृथ्वी के परपेंडिकुलर यानी लंबवत रूप में जो लाइनें होती हैं उनको हम स्तंभ के नाम से जानते हैं। यानी एक रो है, दूसरा कॉलम है। जो ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए जो ऐसी लाइन होगी उसको रो, और जो ऐसे लाइन होंगे उसको हम कॉलम कहते हैं। यानी इसको कहते हैं रो और ये है कॉलम, यानी इसको बोलते हैं स्तंभ, और यह होता है पंक्ति। पंक्ति और स्तंभ। तो आव्यूह के सामान्य रूप में आइए हम देखते हैं। अगर हम ऐसे कहीं लिखा हुआ है E11 E12 डैश 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 E1n, ऐसे A21 A22 डैश 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 A2n A31 A32 डैश 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 A3n EM1 EM2 डैश 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 EMN। अगर कोई आव्यूह इस रूप का लिखा हुआ है तो वह आव्यूह का जनरल फॉर्म कहलाता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये A11 है, यह A12 है, आगे आएगा A13, ऐसे A1n A21 A22 A23 A24 डैश 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 A2n, ऐसे ही A31। तो इसमें सामान्य सी चीज यह है कि जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमको एक चीज दिखाई देगी कि देखिए इस वाली लाइन में, मतलब पहली पंक्ति में, इसको हम कहते हैं ये है पंक्ति और यह है स्तंभ। तो पहली पंक्ति में ये A11 में ये 1 जो है वो हर जगह कांस्टेंट है, यानी 1 हर जगह कांस्टेंट है। इसमें बदल क्या रहा है, इसमें दूसरी वैल्यू है वो बदल रही है। 1 हो गया, ये 2 हो गया, आगे 3 आएगा, ऐसे 4 5 6 7 ऐसे n आएगा। ऐसे देखेंगे तो इसमें दूसरा टर्म कांस्टेंट है, जैसे 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। इसमें पहला बदल रहा है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये है। तो इस तरह से यह जो अरेंजमेंट है, जो यह रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, आयताकार जो अभिविन्यास है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें हमको m क्रॉस n टाइप दिख रहा है। m क्रॉस n टाइप दिखने का मतलब इसको हम कहते हैं इस आव्यूह की कोट, इसी को हम आर्डर बोलते हैं, जिसमें यह जो यम है यह बताता है रो को और n बताता है कॉलम को। यानी पंक्तियों, पहले पंक्तियों की संख्या होती है, उसके बाद कॉलमों की संख्या होती है। तो इस अरेंजमेंट में किसी भी एक एलिमेंट के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि वह किस रो और किस कॉलम में बिलोंग कर रहा है। यानी पहली वैल्यू रो को बताएगी, दूसरी वैल्यू कॉलम को बताएगी। कैसे m क्रॉस n का है, आइए देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि ये 1 से शुरू हुआ है और कहां तक गया है, 1 से सेकंड जो वैल्यू है A1 में सेकंड वैल्यू, ये 1 से शुरू हुआ, 1 2 ये गया है n तक। तो ऐसे चलेंगे तो पंक्ति, और जब ऐसे आएंगे हम इस तरह से आएंगे तो इसको हम कहेंगे कॉलम। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि पंक्तियों की जो संख्या है, पंक्तियों की संख्या, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ऐसे चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति होगी। तो आप देख रहे हैं ये 1 से शुरू हुआ है, डैश 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 करके ये, यानी A11 A21 A31 AM1, यानी A11 में A11 का मतलब ये हो गया कि ये पहला वाला बता रहा है रो और दूसरा वाला बता रहा है कॉलम। तो इसमें यह जो 1 है, पहला वाला 1, यह रो को बताएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं ये 1 है,
यह कौन पंक्ति होगी? इसमें एक है तो पहली पंक्ति, दो से शुरू हुआ दूसरी पंक्ति, तीन से शुरू हुआ तीसरी पंक्ति, तो ये एम से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये एमवी पंक्ति है। उसी तरह से इसमें देखिए वैसे आएंगे, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो पहले कॉलम में ये 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दूसरे कॉलम में 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, ऐसे तीसरे में 3 3 3 आएगा। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि इसमें ये आ रहा है n, यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ भी n। इसका मतलब जो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल लाइन कॉलम की संख्या को बताते हैं। तो इसका मतलब इसमें यम पंक्ति है और n क्या है? कॉलम है। तो इसलिए इसको लिखा गया है m क्रॉस n, यानी पहला रो दूसरा कॉलम। तो इस तरह से यह इसका सामान्य रूप है, इसके जनरल फॉर्म को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे मान लीजिए हम पूछ दिए कि बताइए A32 ये कहां बिलोंग करेगा? तो मैंने आपको बताया है कि पहला वाला रो को बताएगा, दूसरा वाला कॉलम को बताएगा। तो इसका मतलब A32 तीसरे रो में है और दूसरे कॉलम में है। तो तीसरा रो का मतलब ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, यानी यह जो वैल्यू है वो तीसरे रो में होगी और कॉलम किसमें होगी? कॉलम की वैल्यू यहाँ पे दो है, तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, यानी तीसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा A32। तो भैया बहनों, हम इसकी सहायता से यह पता कर सकते हैं कि अमुक एलिमेंट दिया गया कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट किस रो और किस कॉलम का है, इसकी सहायता से हम गणना कर सकते हैं। अब इसके बाद ऐसे ही हम इसमें देखते हैं कि आव्यूह की यह एक प्रॉपर्टी है कि यह जरूरी नहीं है कि रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो। रो और कॉलम आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी बराबर हो सकते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर जितने रो होंगे उतने ही कॉलम हो सकते हैं। रो की संख्या, कॉलम की संख्या अनइक्वल भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। तो इस दृष्टिकोण से जब हम आगे हमारे सिलेबस में, इसी इंटरमीडिएट में हम जब पढ़ेंगे तो एक चैप्टर आएगा डिटरमिनेंट। आव्यूह के बाद आता है डिटरमिनेंट। तो आव्यूह और डिटरमिनेंट में क्या अंतर है सारणिक और आव्यूह में, उसको यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स और वहां पढ़ेंगे इसके बाद डिटरमिनेंट। इन दोनों में क्या अंतर है देखिए। मैट्रिक्स को जब भी हम लिखते हैं तो ये ऐसे बड़े ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डिटरमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे केवल हम दो लाइनों के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें बड़े ब्रैकेट का यूज करते हैं और इसमें ऐसे लाइंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि मैट्रिक्स में रो की वैल्यू कॉलम के बराबर हो भी सकती है और रो की वैल्यू कॉलम के बराबर नहीं भी हो सकती है। यानी मैट्रिक्स में यह नेसेसरी नहीं है कि रो और कॉलम बराबर होंगे, लेकिन डिटरमिनेंट में यह फिक्स है कि रो की वैल्यू कॉलम के बराबर होनी चाहिए। तो ये इसके मुख्य अंतर है मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में, कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम की वैल्यू बराबर हो भी सकती है, नहीं भी सकती है, लेकिन डिटरमिनेंट में यह श्योर एंड सर्टेन है कि जितने नंबर आप रोज होंगे उतने ही नंबर आप कॉलम होंगे। तो ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में हल्का सा हमने अंतर आपको इसलिए बताया है कि अगली इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज मिलेगी हमको, उसको उसमें हमको यही पढ़ना है। तो यहां पर हम आपको ये बताना चाहते थे कि जनरल फॉर्म में यम क्रॉस n इस बात को बताता है कि उस आव्यूह में यम पंक्ति है और यम स्तंभ है, यानी नंबर ऑफ रोज की वैल्यू यम है और नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू यम है। इसमें ऐसे जब चलेंगे तो यह बताएगा रो को और ऐसे जब चलेंगे तो यह बताएगा कॉलम को। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो A11 में जो प्रीफिक्स लगा हुआ है 1 और 1, यहाँ 1 और 2, ऐसे इसके आगे वैल्यू आएगी 1 और 3। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले में एक चीज कांस्टेंट है, क्या? पहला जो प्रीफिक्स है वो कांस्टेंट है, ये 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और ऐसे चल रहे हैं
पृथ्वी के समांतर, तो हमको पहला वाला कांस्टेंट मिल रहा है। अगर पृथ्वी का परपेंडिकुलर चल रहा है तो दूसरा वाला कांस्टेंट मिल रहा है। इसमें देखिए यहाँ ये 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। इसका मतलब कि यह जो दूसरी वैल्यू है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी और जो पहली वैल्यू है वो रो को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह से हम रो और कॉलम की संख्या को किसी मैट्रिक्स से पता करके और जब उसको हम R क्रॉस C के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब R क्रॉस C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं, इसी का नाम है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम हिंदी में आव्यूह की कोटि के नाम से जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल है और यहाँ हमको बताना है कि बताइए इसका ऑर्डर क्या है। तो ऐसे मान लीजिए 1 2 5 2 6 9। तो अगर ये पूछ रहा है कि बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो हम बताए हैं कि पहले रो को देखेंगे, उसके बाद कॉलम को देखेंगे। देखेंगे रो कितने हैं, तो रो यहाँ पर है 1 और 2, तो 2 हमारे रो हो गए। कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3 का कॉलम हो गए। तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3, यानी इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होगी वो कितनी होगी, 2 क्रॉस 3। अगर मान लीजिए हमको पता करना हो कि बताओ भैया A32 में A32 की वैल्यू क्या है, तो A32 का मतलब ये हो गया कि ये जो पहला लेटर है यह बताता है रो को, दूसरा लेटर बताता है कॉलम को। यानी पूछ रहा है कि तीसरे रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट क्या है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 3 रो है ही नहीं है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, तो तीसरा रो है ही नहीं है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हम इससे निकाल नहीं सकते। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भैया A23 की वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे कॉलम और दूसरे रो और तीसरे कॉलम की वैल्यू क्या है। तो दूसरा रो यह है, ये पहला रो, ये दूसरा रो, कॉलम तीसरा है, तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी दूसरे रो के तीसरे कॉलम में वैल्यू क्या है, 9। तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी A23 = 9। तो इस तरह से हम रो और कॉलम की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को पता कर सकते हैं कि वह ऑब्जेक्ट, वह नंबर, वह एंट्री किस रो और किस कॉलम में बिलोंग कर रही है। तो आज हम इतना ही समझेंगे, इसके बाद अगला वीडियो अगले दिन हम पढ़ेंगे। तब तक आपके लिए गृह कार्य रहेगा ये कि आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। जो भी इसमें कहीं आपको असुविधा महसूस होगी पूछने का आप प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।